Hello students, today we are going to continue our second chapter of history, and today we are going to learn the most important topic of this chapter. The topic is the Battle of Plassey. when जब ये अलवर्दी खान 1756 में डाइड हुए, उनके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल के नेक्स्ट नवाब बने। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे वर प्लानिंग के जो उनके जो रूलर है, जो बंगाल के जो नवाब है, वो उनके लिए एक पपेट की तरह काम करे। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है वही वो करे, क्योंकि वो लोगों को टैक्स फ्री ट्रेड चलाना था, उनको कोई रेवेन्यू पे नहीं करना था। बट ये सारी चीज़ें सिराजुद्दौला के सामने एकदम फेल हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम जो है वो सिराजुद्दौला के जो राइवल्स हैं उन्हें हम नवाब बना देंगे। और ये बात जो है वो नवाब को पता चल गई, सिराजुद्दौला को। तो उन्होंने मतलब क्या किया कि उन्होंने कंपनी वालों को बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई हमारा जो ऑफिशियल्स है वो हमारे पास रहने दो और तुम अपना बिज़नेस करो, और ये जो तुम्हारा फोर्टिफिकेशन का काम चल रहा है वो सब बंद करो, किले बनाना, और तुम चुपचाप अपने रेवेन्यूज़ हमें पे करते रहो। फिर ये काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद ये सब पूरा फेल हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो क्या किया नवाब ने, उन्होंने 30,000 सोल्जर्स लेके वो चले गए इंग्लिश फैक्ट्री पे कासिम बाज़ार में, और वहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वहाँ पे उन्होंने हमला बोल दिया। वहाँ पे जो वेयर हाउस था जहाँ पे सामान रखे जाते हैं वहाँ पे उन्होंने लॉक ताला लगा दिया, और जहाँ वहाँ पर जितने भी इंग्लिश मैन थे सबको डिसआर्म कर दिया। जो भी इंग्लिश शिप्स आ रही थी उनको वहाँ पर ही रोक दिया। एंड देन आफ्टर ही मार्च टू कलकत्ता। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। मतलब वहाँ पे जो कंपनी के जो फोर्ट थे वहाँ पे वो एकदम कंट्रोल करना चाहते थे, वहाँ पे उनका एक जो पावर है वो वहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे। और जब ये बात कंपनी को पता चली कि नवाब ने कलकत्ता में जो फोर्ट है उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो कंपनी ने मद्रास से पूरी आर्मी फोर्स बुलाई, क्योंकि उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और सूरत में ये 3 जगह से उनका ट्रेडिंग शुरू किया था। तो कंपनी ने मद्रास से आर्मी की फ़ोर्स बुलाई, और बाय दैट टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके अंडर में ये पूरी आर्मी फोर्स बुलाई गई थी। और दे आर रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, उनको शिप से भी बुलाया गया था। और क्यों बुलाया था, जो नवाब और उनके बीच, कंपनी के बीच कुछ नेगोशिएशन करने के लिए, बट जो नेगोशिएशन था वो लास्टली फेल हुआ। एंड फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। मतलब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सामने बैटल ऑफ प्लासी की घोषणा कर दी। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब्स वॉज द फोर्स लेड बाय मीर जाफ़र। मतलब यहाँ पे जो है वो नवाब के साथ धोखाधड़ी की गई थी उनको हराने के लिए। उनका एक सोल्जर था मीर जाफ़र, उसको कंपनी ने बोला कि तू जो है वो लड़ाई लड़ने मत जाना, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अच्छे से समझा दिया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला मीर जाफ़र को कि हम सिराजुद्दौला को मार देंगे और तुझे यहाँ का नवाब बना देंगे। So the Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India. और अगर शायद ये बैटल जीतता तो शायद जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे राज नहीं करते। नाउ आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, अब ये कंपनी तो खाली धोखाधड़ी से जीती थी, उन्होंने कहीं जीता तो नहीं था। तो सिराजुद्दौला वॉज असासिनेटेड एंड मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया गया था। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी जो है उन्होंने कहा कि तुम खाली एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, हमें अपना ट्रेड बिजनेस करने दो। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपांसन ऑफ ट्रेड। और वो चाहते थे कि उनका जो ट्रेड है वो उनका थोड़ा एक्सपांड करना चाहते थे। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो चाहते थे ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लोकल रूलर्स होंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ ग्रांड प्रिविलेजेस होगी, तो ये सब है, और हमारे जो टैक्सेस है वो भी एकदम फ्री हो जाएंगे, तब जाके हम हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो बिज़नेस है वो एकदम एक्सपांड कर पाएंगे। तो कंपनी ने बड़ी ऐसा सेटअप बना लिया, लेकिन कंपनी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट फील कर रही थी, उनको चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जो चाहते थे कि उनके जो नवाब है वो एकदम पपेट की तरह हो, वो जो कंपनी जो कहेगी वही वो पपेट की जो नवाब है वही सुनेगा, वही करेगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो कंपनी है वो कह रही थी नवाब को कि भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम ट्रेड कैसे करेंगे, आप हमें थोड़े पैसे दो तो हम हमारा थोड़ा ट्रेड चलाएंगे और हम भी कुछ पैसे कमाएंगे।
So after all, they had to maintain a basic appearance of dignity and the sovereignty of the wanted respect from their subject. अब जो किंग था, जो नवाब था, वो भी थोड़ा परेशान हो गया था कि अब इनका करना क्या है। अगर वो उनकी सारी बातें मान लेगा तो सब लोग कहेंगे कि ऐसा नवाब है जो उनकी सारी बातें मान रहा है। तो ये जो कंपनी है वो नवाब से और ज़्यादा डिमांड करने लगी। तो नवाब जो थे मीर जाफ़र, उन्होंने खुद अपने आप से परेशान हो गए थे, तो लास्टली उन्होंने खुद को प्रोटेस्ट कर दिया। तो जो कंपनी थी उन्होंने एक नया नवाब बिठा दिया, उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, तो हम किंग को याद करते हैं, जो कौन कौन किंग थे। तो सबसे पहले था सिराजुद्दौला, उसके बाद आया मीर जाफ़र और उसके बाद आया मीर कासिम। सो व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। तो जब मीर कासिम को भी वो डिमांड सब अच्छी नहीं लगे तो मीर कासिम ने भी बोल दिया कि चलो अब हम लड़ाई कर लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई। सो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुई थी। और अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद कंपनी तो और परेशान हो गई कि यार हमने तो मीर कासिम को बिठाया था, लेकिन ये तो मीर जाफ़र से भी और ख़तरनाक है, हमें तो परेशान करके रखा है। तो कंपनी ने कहा कि हमें मीर कासिम को उठा देना चाहिए और जो पहले था मीर जाफ़र, हमें उसको फिर से यहाँ का नवाब बना देना चाहिए। तो उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया और उन्होंने फिर डिमांड की कि अब आप हमको हर महीने 5 लाख रुपए दोगे। ठीक है, हमारी जो पैसे हैं उसको हमारी जो ट्रेड्स है वो उसको आप हमें फाइनेंस करोगे। ठीक है, हमारे जो ट्रेड्स है वो हमें बढ़ाने हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो आप उठाओगे। तो ये सारी जो डिमांड थी उन्होंने नवाब के सामने रखी। एंड इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। और जो कंपनी थी उनको और ज़्यादा से ज़्यादा और टेरिटरीज चाहिए थी और ज़्यादा रेवेन्यूज़ भी चाहिए थे। एंड बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 और 1765 में मीर जाफ़र उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जो कंपनी थी उनका पूरा मूड चेंज हो गया। एंड हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड। और जो ये कंपनी थी वो मतलब नवाब से तो मतलब परेशान हो गई थी और वो कह रही थी कि जो पपेट नवाब है वो तो एकदम फेल्ड है, तो अब हमें काम करना चाहिए कि हमें किसी को भी आगे नवाब नहीं बनाना है, अब तो हम खुद ही नवाब बन जाएंगे। तो फाइनली 1765 में क्या किया मुग़ल एम्परर ने कि जो कंपनी थी उनको दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल बना दिया, मतलब उनको दीवान बना दिया कंपनी वालों को। तो दीवान का काम होता है कि जो रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करना। तो जो बंगाल की जो रेवेन्यू थी वो सब कंपनी इकट्ठा करती थी और वो बंगाल जो था सबसे मेन रिसोर्स था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खेती वगैरह सब अच्छा होता था। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस। और कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा था जो उन्होंने पहले बहुत फेस की थी प्रॉब्लम्स। तो फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी आते आते उनका जो ट्रेड है इंडिया में, उनका जो बिज़नेस है वो बहुत फैल चुका था। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब अगर उनको कोई सामान बेचना है ब्रिटेन में तो वो लोग क्या करते थे, पहले वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेते थे और सामने उनको वो गुड्स सेल करते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के पास तो कुछ गुड्स था नहीं यहाँ पे सेल करने के लिए इंडिया में, तो वो लोग सोना चांदी देते थे और यहाँ से गुड्स खरीदते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और ये जो गोल्ड फ्लो है वो थोड़ा बैटल ऑफ प्लासी के बाद एकदम कम हो गया, और जब से ये दीवानी बने ब्रिटिशर्स तब से तो उसका मतलब पूरा बंद ही हो गया गोल्ड और सिल्वर आना। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और जो ये रेवेन्यू है उसी से मतलब उनका पूरा कंपनी का खर्चा चलता था। दिस रेवेन्यूज़ कुड बी यूज्ड टू परचेज ट्रूप्स। और यही रेवेन्यू के पैसे जो थे वो कंपनी कॉटन सिल्क को खरीदती थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही थी, बड़े बड़े किले बना रहे थे, और एक बड़ी सी ऑफिस उन्होंने बना रखी थी कलकत्ता में। और ये कंपनी जो है वो सस्ते दामों में से यहाँ से चीज़ें खरीदती थी और ब्रिटेन में महंगे दाम में बेचती थी। और इसी तरह वहाँ ब्रिटेन जो है वो धीरे धीरे अमीर होता गया और अपना इंडिया जो है वो धीरे धीरे गरीब होता गया।